नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। लोकसभा चुनाव के बाद से ही जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं, अब उस सियासी घमासान की तपिश, सियासी आग की तपिश दिल्ली तक पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे, वहां पर जब वोटिंग की जा रही थी, तब भी कुछ हाल इस तरह के थे। हिंसा की घटनाएं हर चरण में पश्चिम बंगाल में सामने आई और अब हाल ही में जो पश्चिम बंगाल का बशीरहाट है, वहां पर टीएमसी कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई, जिसमें दो लोगों की, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और एक टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैं। इसके अलावा दो लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुल मिला के ये जो पश्चिम बंगाल का सियासी घमासान है, काफी ज्यादा इसमें हिंसा का जो दौर है वो लगातार चलता जा रहा है। और इस बीच ममता बनर्जी ने ये कहा है कि बीजेपी सत्ता पलट की अगर सोच रही है तो वो उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगी। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर लोकतंत्र में इस तरह के हालात जब हो जाएं किसी राज्य में, चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव हो गए, सब पता है, अंदाजा है कि कितनी सीटें किस पार्टी ने जीती, लेकिन उसके बाद ये हिंसा अगर चलती रहे तो कुछ ना कुछ, यानी कि लोकतंत्र अब उस राज्य में या इस तरह से कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या लोगों को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इस जनादेश को, जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा पर जारी सियासी तूफान मंगलवार को दिल्ली तक पहुंच गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। त्रिपाठी ने गृह मंत्री को राज्य में राजनीतिक हिंसा और मौजूदा हालात पर 48 पेज लंबी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि गवर्नर त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने बस राज्य की स्थिति के बारे में पीएम और गृह मंत्री को अवगत करवाया है। शाह से मुलाकात के बाद गवर्नर त्रिपाठी ने पत्रकारों से कहा कि मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल की स्थिति से अवगत करवाया है। मैं विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर त्रिपाठी ने कहा कि बैठक के दौरान ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। राज्यपाल ने लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पहली बार मुलाकात की। गौरतलब है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव पर हर रोज तीखा होता जा रहा है। उत्तर 24 परगना में शनिवार को हुई झड़प में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंतिम संस्कार को लेकर राज्य की पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच टकराव सामने आया है। इस बीच पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाकर बीजेपी आज बशीरहाट में 12 घंटों का बंद कर पूरे बंगाल में काला दिवस मना रही है। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल में हिंसा फैलाने और उसकी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह किसी को भी अपनी सरकार को गिराने नहीं देगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर एडवाइजरी जारी करने के एक दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को आंतरिक सुरक्षा के मसले पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बैठक में बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर खास चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें कि इस मुलाकात से पहले बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी नेता सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच शुरू हुई राजनीतिक हिंसा लोकसभा चुनाव से शुरू हुई थी। आज जो हालात प्रदेश में बने हैं, उसके लिए दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में है, तो कोई अपने प्रभाव को थोपने की फिराक में। लेकिन इस हिंसक माहौल में पश्चिम बंगाल में अगर राजनीतिक अस्थिरता आई तो प्रदेश के भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। ये साफ दिख रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक घमासान है, एक तरफ अस्तित्व को बचाने की तो लड़ाई लड़ी जा रही है और एक तरफ अपना प्रभाव बढ़ाने की। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को 18 सीट मिली, 42 सीटों में से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में आई। तृणमूल कांग्रेस ने जीती। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब भाजपा पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर काबिज हुई, यानी कि भाजपा का प्रभाव पश्चिम बंगाल में बढ़ा, यानी कि भाजपा को वहां के लोगों ने वोट दिया, भाजपा को स्वीकारा। पहले जहां कम्युनिस्टों का दौर पश्चिम बंगाल में था, वो दौर भी एक जब उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने धीरे धीरे प्रभाव जमाया, लेकिन अब भाजपा का प्रभाव बनाना
और उसके बाद से ही उसी चुनाव के साथ ही जो हिंसा शुरू हुई, वो लोकतंत्र के लिए ये साफ दिखाता है कि क्या राजनीतिक अस्तित्व को बचाने या अपना प्रभाव बढ़ाने के हिसाब से क्या किसी राज्य को हिंसा के दौर में झोंका जा सकता है। क्या जिस तरह से जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मौत तक हो चुकी है, क्या ये जायज ठहराया जा सकता है केवल इसके मुद्दे पर कि एक राजनीतिक दल, अब दो राजनीतिक दलों की विचारधारा आपस में नहीं मिलती है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से विक्रम सैनी है और आप पार्टी से दपिंदर सिंह है। मैं सबसे पहले विक्रम आपके पास आऊंगा। ये जो इस तरह की जो पूरा चुनाव के समय से जो हिंसा का दौर बना हुआ, चुनाव के दौरान हिंसा होती है, उसके बाद अब राष्ट्रपति जो वहां के राज्यपाल हैं वो गृह मंत्री से मिले, उन्होंने रिपोर्ट दी, प्रधानमंत्री से मिले, और अब एक सुगबुगाहट होने लगी है कि क्या अब एक राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ सकता है पश्चिम बंगाल। और इसके पीछे जो पश्चिम बंगाल की जो स्थितियां हैं, जो वहां तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख हैं, उनका यही मानना है कि देखिए बीजेपी अब सत्ता पे काबिज होना चाहती है और कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से कमजोर कर देना चाहती है पश्चिम बंगाल में जो हमारा जो जनाधार है उसको। देखिए साहब, पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है, लोकतंत्र के अंदर सभ्य समाज में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं हो सकता और लोकतंत्र में हिंसा का कोई महत्व भी नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में होती है। लेकिन पिछले लंबे समय से देखें कि वहां की कानून व्यवस्था बिल्कुल बुरी तरह से बिगड़ी हुई है और किसी भी प्रकार पे वहां के मुख्यमंत्री ममता जी का वहां पे कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन पूरी स्थिति को आप देखिए कि प्रशासन तो अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन जिस राज्य का मुखिया ही, जिस राज्य का मुख्यमंत्री किसी की जाति या धर्म के आधार पर निर्णय लेने लग जाए और जनता से भेदभाव करने लग जाए, तो ये लोकतंत्र के अंदर बहुत ही दुखद स्थिति है। वहां पे अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए या अन्य कोई धार्मिक आयोजनों की बात की जाए तो उन्हें परमिशन देने पे, अनुमति देने में दिक्कत हो जाती है, समय के परिवर्तन वहां पे करने लग जाते हैं, रोक तक लगा दी जाती है। तो जो भी स्थिति हो रही है, और पिछले दिनों आप देखें कि वहां अत्याचार इस कदर बढ़ गए कि भारतीय जनता पार्टी के अगर आप लो तो 80 से अधिक कार्यकर्ताओं की वहां हत्या हो चुकी है। और उसी का एक परिणाम था कि राज्य की जनता ने एक अच्छा फैसला लिया। वो समझ चुके थे कि इस तरह से पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने से तो कम से कम रोकना होगा, और इसी कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आना उचित समझा। और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से लेकर 18 सीटों तक पश्चिम बंगाल में पहुंची है। देखिए, पश्चिम बंगाल में आपने अपना जनाधार बनाया। पहले एक समय जब लगता नहीं था कि बीजेपी एक जो पार्टी पश्चिम बंगाल में आके लोकसभा के चुनाव में 18 सीट जीत ले, अब ये माना जा रहा है। देखिए, जो ममता बनर्जी और जो बीजेपी जिस तरह से जो उनके विरोध हैं वो ये है कि देखिए उसके बाद जब जय श्री राम के नारे पर भी उनका विरोध आया कि जय श्री राम का नारा, अब वो जैसे ही दिखती हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को वो जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। तो ये तो तय है कि वो चिढ़ाने के लिए करते हैं। अगर मुख्यमंत्री उनको दिख रही है वहां पर और वो जय श्री राम का नारा शुरू कर देते हैं तो चिढ़ाने के लिए करते हैं उनको। तो ये मुझे बताइए, जय श्री राम का नारा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर लगाना, जानबूझकर किसी को चिढ़ाने के लिए लगाना या कुछ इस तरह चीजें क्रिएट करना, ये तो दिखता है कि ये ऐसा किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता है। और भारत की अगर बात करें, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति या धर्म के आधार पे भी बात करें तो श्री राम बोलना आदमी की पहली मुलाकात या पहली परिचय श्री राम से ही होता था। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री अगर इस नाम से या इस नारे से अगर चिढ़ने लगी हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि वो तुष्टीकरण करना चाहती हैं और वो एक धर्म विशेष या जाति विशेष के पक्ष में जाना चाहती हैं और दूसरे समाज को पूरी तरह से उपेक्षित करना चाहती हैं। और इसी का वहां पे जो लोगों के अंदर विद्रोह था या विद्वेष की भावना पैदा हुई, वो इसी के कारण हुई। नहीं, वो तो ये कह ही रही है ना कि बीजेपी चाहती ये है कि वो ममता बनर्जी को एक ऐसा नेता घोषित कर दे कि ये तो किसी केवल एक धर्म की नेता हैं, एक ही धर्म की मुख्यमंत्री हैं और उनका दूसरे धर्म के लोगों से या दूसरे जो समुदाय के जो लोग रहते हैं उनसे किसी प्रकार का नाता नहीं है। आप मुझे जवाब, अच्छा मैं जानना चाहता हूं कि जो राज्यपाल वहां पहुंचते हैं, केशरी त्रिपाठी साहब, गवर्नर साहब, जो गृह मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, और राष्ट्रपति शासन की जो बात की जा रही है, तो क्या ये चीजें अब आपको लगता है कि बीजेपी, ये उनका ये मानना है, जो तृणमूल कांग्रेस है या इस तरह की सुगबुगाहट भी देखिए मीडिया में भी चलती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात की ओर, जो कि जब बीजेपी का जनाधार बढ़ा है तो अब बीजेपी का कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि अब इस मौके को जल्द से जल्द भुनाया जाए और वहां अपनी धीरे धीरे करके सरकार सत्ता काबिज की जाए, तृणमूल कांग्रेस को हटाया जाए।
देखिए वहां की अगर आप राजनीतिक स्थिति को देखें तो वहां पे तृणमूल कांग्रेस को हटाने के लिए तो वहां की जनता ने एक मैंडेट तो दे दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता जी के बाद में जब 8 उपचुनाव हुए थे जिसमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो आप देखिए कि 50% का रेशियो बनता है। उसके बाद लोकसभा में 2 सीटों से भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पे पहुंचती है। उसके बाद भारतीय तृणमूल के एमएलए भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, वहां के कई निगम पार्षद, निगम चेयरमैन और वहां के मेयर तक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल का आम मतदाता, पश्चिम बंगाल का आम नेता या पश्चिम बंगाल का आम कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह से समझ सका है कि कौन सी पार्टी राज्य का विकास कर सकती है, कौन सी पार्टी विकास की और कदम बढ़ा सकती है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वहां की जनता भी उससे बहुत आहत है और परेशान है और जनता भी निश्चित रूप से चाहती है कि जितनी जल्द हो सके ममता बनर्जी से और इस तृणमूल कांग्रेस के शासन से उन्हें निजात प्राप्त हो सके। क्या ये केवल आपको मतलब मैं ये सवाल है कि क्या केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं को कोई दोष नहीं, क्या सब कुछ तृणमूल के लोग करते हैं या सब कुछ उन्हीं के शय पर किया जाता है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए कि राज्य के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है और राज्य को ही सारी सुरक्षा की व्यवस्था या कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास होती है। अगर वहां की सरकार ये व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो निश्चित रूप से तो ये स्थानीय सरकार की विफलताओं को दर्शाती है। ठीक, हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर संजय माधव भी जुड़ गए हैं, सीपीआईएम से जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय माधव। डॉक्टर संजय माधव, देखिए लंबे समय तक कम्युनिस्टों का शासन रहा, उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली अलग, और अब उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का लगातार जो पश्चिम बंगाल में प्रभाव रहा और लोकसभा चुनाव से यह तय हुआ कि बीजेपी ने भी अपना अस्तित्व वहां कायम किया 18 सीट जीतकर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार चुनाव के दौरान से हिंसा, आपस में भिड़ंत, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो इनको देखकर हंसी भी आती है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री भी हैं, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या दूसरी पार्टी के नेता हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बच्चों का खेल हो रहा हो, बच्चे आपस में लड़ रहे हो और फिर उसके बाद जो हिंसा हो रही है। इस तस्वीर को चूंकि आपकी पार्टी की सरकारें रही हैं वहां पर, उन्होंने संभाला है, उन्होंने देखा है वहां की स्थितियों को, वो जानते हैं, आप जानते हैं, किस तरह देखते हैं इस तस्वीर को आप? लालू जी, आप जिस चिंता प्रकट आप जो कर रहे हैं, बिल्कुल वो इस देश के तमाम आवाम की और बंगाल की जनता की भी चिंता है। बंगाल को, इतिहास को अपन जो 2 तरह का इतिहास बंगाल के बारे में देखने को मिलता है। एक इतिहास वो है जो लेफ्ट के वहां पर शासन में आने से पहले बंगाल, जैसे आजादी के पहले भी आजादी के बाद में भी बहुत ही सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील एरिया माना जाता है। मुस्लिम लीग और ये भाजपा के जो पूर्ववर्ती हिंदू महासभा का भी वहां बड़ा प्रभाव क्षेत्र है और सांप्रदायिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव जो है, बहुत दंगे भी हुए हैं, आपको ध्यान है, आजादी के संघर्ष में बहुत दुख वहां पर जनहानि। उसके बाद में फिर कांग्रेस के शासन में सिद्धार्थ शंकर राय का दौर था, इसमें बहुत ही लेफ्ट के जो जनता के जन आंदोलनों के लोगों पर बहुत जुल्म किए गए। उसके बाद धीरे धीरे जन आंदोलनों के द्वारा जनता के मुद्दों को उठाते हुए, किसानों के, मजदूरों के, बेरोजगारों के, उन मुद्दों को लेते हुए लेफ्ट का इमर्ज होता है वहां पर। और आजादी की लड़ाई में भी लेफ्ट की बड़ी भूमिका थी बंगाल में, तो वो सारा वो इकट्ठा होकर प्रोग्रेसिव फोर्सेज जो है सत्ता के अंदर वहां आती है। लगभग 35 साल 36 साल लगभग 4 दशक जो है लेफ्ट का वहां शासन रहा। ये वो दौर था जिसमें 1991 से लेकर के और पूरा का पूरा जो नव आर्थिक नीतियां, नवोदारवादी आर्थिक नीतियों के आगमन का दौर भी था। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बर्बादी, किसानों की आत्महत्याओं का दौर भी इसी दौर में शुरू हुआ। ये वो दौर भी था जब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादुर्भाव जो है 2 से लेकर के और जो अभी ये प्रचंड बहुमत वाली जिसको गर्व से भाजपा वाले कहे, वो पूरा दौर जो है इसमें अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का ढहाना और तमाम, उस दौर में पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं था सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। सांप्रदायिक दंगे हुए, हजारों लोगों की जाने गई, लेकिन बंगाल में उस दौर में भी, बंगाल, केरल, त्रिपुरा जो लेफ्ट शासित राज्य थे, एक भी सांप्रदायिक तनाव की घटना जो है नहीं हुई। ये नोट करने वाली बात है। इस पूरे दौर के अंदर भी लेफ्ट ने वहां पर मुद्दों के आधार राजनीति की। हाँ, ये बहस होती थी बेरोजगारी कितनी दूर कर पाए, गरीबी कितनी दूर, और आंकड़े उठाकर देखें तो उस लेफ्ट के शासन के दौरान बेरोजगारी के आंकड़े देख लो आप, चाहे कृषि विकास दर के आंकड़े, चावल उत्पादन हो, गेहूं उत्पादन हो, भूमि वितरण जो है, जिस प्रकार से जमीनों का जो है अतिरिक्त भूमि को सामंतों से, बड़े भूस्वामी छीन करके गरीबों में बांटा गया, पूरा का पूरा बंगाल को एक नया बंगाल जो है बनाने का काम लेफ्ट ने किया। और एक नया कल्चर जो है, प्रोग्रेसिव कल्चर जो है, जहां पर सांप्रदायिकता की बहस नहीं हुई। हालांकि आबादी, अल्पसंख्यक आबादी बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव वहां पर अभी अपन देख रहे हैं नया दौर। ये ऐसा नहीं अचानक हो गया। आपको ध्यान होगा जब लेफ्ट की सरकार जब लास्ट में जब गई है वहां पर, बुद्धे भट्टाचार्य, उसके खिलाफ जो
ये नंदीग्राम के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार आंदोलन चल रहा है, ममता बनर्जी जिसमें उभर करके आई है, वो कोई ममता बनर्जी अकेली थोड़ी थी। ये भाजपा वाले, धुल दक्षिणपंथी, धुल वामपंथी, ममता, कांग्रेस, ये सब एक पूरा महागठजोड़ बनाया था वो यार। परिवर्तन पता नहीं कौन सा परिवर्तन लाने वाले थे, और बस बंगाल को लेफ्ट ने खा लिया पूरा, और अमेरिकन साम्राज्यवाद का पूरा जो है समर्थन वहाँ पर आपको ध्यान है, वहाँ पर हथियार गिराए गए। और यही ममता बनर्जी एक वक्त में बीजेपी को सपोर्ट भी करती थी, सरकार में शामिल नहीं। और अभी भी जो है ना, ये सारा जो गेम है, हमें लग रहा है ये लड़ाई नहीं है, ये मिलाजुली का गेम है। बेसिकली ये पूरा हिंदुस्तान में भी जो लोकसभा चुनाव में भी देखा हमने, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, और कांग्रेस ने भी उसमें अपनी भूमिका का लगभग निर्वाह किया जाने अनजाने में, कि पूरा का पूरा सिनेरियो जो है ना, अभी ऐसा लग रहा है देश में मुद्दे बचे ही नहीं। मुद्दे ये बच गए कि बंगाल काली माता की जय बोले, या भारत माता की जय बोले, या जय श्री राम। ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान में बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गया, अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का मुद्दा खत्म हो गया, गरीबी खत्म हो गई। आप कहना चाहते हैं ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की, ये दो लोग की मिली भगत है, जानते हैं कि इस तरह से किया जाएगा तो उसका फायदा होगा। सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करके, मुद्दा विहीन राजनीति को भड़का करके लेफ्ट को साइड में ढकेलना, और उस लेफ्ट जो कि वहाँ बहुत बड़ी ताकत है, जो मुख्यमंत्री है, मतलब वो भी ये चाहती है कि मेरे से कोई सवाल नहीं पूछेगा अगर ये मुद्दे चलते रहेंगे, ये मुद्दे चलते रहेंगे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए। वहाँ पर अल्पसंख्यक भी बड़ी संख्या में है, उसको आप चाहे वो एक पाका, तो वो तो कह रही है, ये कह रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण कराना चाहती है, वो तो खुद कह रही है, दोनों चाहते हैं, वो दोनों ही चाहते हैं ध्रुवीकरण हो, और ध्रुवीकरण ऐसे मुद्दों पर हो जिसमें कोई तर्क की बात ना हो, जिसमें कोई सरकार के काम की बात ना करे। मोदी जी भी ये चाहते हैं और ममता भी ये चाहती है। अब विकास की बात नहीं हो, बेरोजगारी की बात नहीं हो, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, काली माता हो, जय श्री राम की लड़ाई है। चलिए मैं इस बात का जवाब लूंगा अभी। और इससे आप देख रहे हैं, इससे नुकसान भी हम निश्चित रूप से इस चुनाव में हमने देखा कि लेफ्ट जो बहुत बड़ी ताकत थी, वो इस लेफ्ट को, लेकिन लेफ्ट आज वहां पे जिस तरह से लेफ्ट की पूछ होती थी, लेफ्ट का जो एक पूरा एक लेफ्ट का दबदबा था, वो अब इस बार अब केवल बीजेपी, तृणमूल, अब लेफ्ट क्यों नहीं उभर, इस दौरान जब लेफ्ट दिख रहा है, ये स्थितियां बन रही हैं, तो लेफ्ट क्यों उसके जवाब भी आपको भी स्टेटमेंट जो बीजेपी नेताओं के आ रहे हैं उसमें मिल जाएगा। ये जो रिगिंग है, ये पिछले 10 साल चल रही है, वहां वोट नहीं डालने देते, तो लेफ्ट के कैंडिडेट को वहां बूथ पे एजेंट नहीं बना देते, दफ्तर चला दिए लगभग। तो ये कौन से, आप देखिए कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये तृणमूल कांग्रेस के ही नेता, तृणमूल कांग्रेस के 50 पार्षद जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, चुनाव के जस्ट बाद शामिल हो जाते हैं, और उनके जो मेन जनाधार वाले कुछ नेता हैं उनको शामिल कर लेते हैं। ये क्या संकेत है? ये भी तो साफ दिख रहा है। सिद्धांतीय राजनीति जो है, जिसको लेकर के कल तक बीजेपी वाले जो है कहते थे भाई ये दल बदलू है, नैतिकताहीन राजनीति हो रही है, नैतिक मूल्य गिर गए हैं, आज वो सब कुछ जो कांग्रेस करती है वो बीजेपी करवा रही है, और वो सब कुछ आज जो है बंगाल में। देखिए राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि बीजेपी करती है, ये राजनीतिक दल जहां फायदा देखते हैं वहां ये करते हैं। ये अच्छे से सबको पता है, हिंदुस्तान की राजनीति में अब लोगों को समझ में भी आने लगा है कि केवल और केवल फायदे के लिए काम किया जाता है। मेरे साथ आप पार्टी से दपिंदर सिंह है। दपिंदर, देखिए ये जो विरोध है, ये लड़ाई झगड़ा, ये मारपीट, ये हत्या हो जाना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप पार्टी के साथ इस तरह की सिचुएशन बनी है बीजेपी की, लेकिन आप लोगों के बीच में भी विरोध और क्लेश चलते रहे हैं आपस में, चाहे वो मुद्दों को लेकर हो, चाहे वो किसी काम को लेकर हो, चाहे वो किसी योजना को लेकर हो, या आप किस तरह देखते हैं इस चीज, इस जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसको? देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, तो उनमें राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन अगर जनता किसी को चुन के सत्ता में भेज देती है तो मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को उन्हें अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। देखिए, दिल्ली में भी यही होता आया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ चुन के भेजा, लेकिन केंद्र सरकार एलजी के जरिए बार बार उनके कामों में रोड़े अटकाते रहे। जैसे कि आप देखेंगे कि जमीन को लेकर डीडीए केंद्र सरकार के अधीन आती है। दिल्ली सरकार को स्कूल बनाने हैं तो उसके लिए जमीन की आवश्यकता है, हॉस्पिटल बनाने हैं तो उसके लिए जमीन की आवश्यकता है। डीडीए केंद्र सरकार के अधीन आती है तो वो उनको जमीन नहीं दे रहे हैं। तो इससे राजनीतिक मतभेद मतलब इस तरह से उभर के सामने आ रहा है। पूछ रहा हूं कि या आपको लगता है कि ये राजनीतिक मतभेद तो साफ है, दिखते हैं कि तृणमूल का अलग होगा, ये तो कह रहे हैं जो डॉक्टर संजय माधव तो सीधे कह रहे हैं कि ये तो दोनों की मिली भगत है। देखिए, अगर दोनों की सोच अलग है, दोनों पार्टियों की, तो यहाँ ये हिंसा की क्या बीजेपी काम नहीं करने दे रही है तृणमूल को? नहीं, देखिए, ये दोनों दल तृणमूल का सरकार है पूरी, उससे ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं,
एक दूसरे संप्रदाय को आमने सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जनता का हो रहा है। जनता के जो असली मुद्दे हैं वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कोई नहीं कर रहा है, बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा है, किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। इस सब माहौल को ध्रुवीकरण में बदल दिया गया है। केंद्र सरकार भी बार बार इस तरह की नीतियां वहां पर लाके बार बार कोशिश कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करी। कई उनके नेता भी मांग कर चुके हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, वो ठीक नहीं है। वही मैं आपको बार बार दिल्ली का एक एग्जांपल लेके बताना चाह रहा था कि केंद्र सरकार भी अपना हस्तक्षेप कम करे इन चीजों में। भाई जो वहां का संघीय ढांचा है उनको उनके अनुसार काम करने देना चाहिए। बार बार अपना हस्तक्षेप क्यों बढ़ाती है? जैसे दिल्ली में आप देखेंगे बार बार सीबीआई रेड की जाती है, चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने कभी नहीं सुना होगा सीबीआई रेड की जाए तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। 21 एमएलए की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, जिसको कि हाईकोर्ट जाके दिल्ली सरकार द्वारा से रिवाइव करके लेके आती है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी सदस्यता रद्द कर देती है। जो मतलब चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है, खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। आप देखेंगे पश्चिमी बंगाल में जाके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहां तक कह देते हैं कि टीएमसी के 40 एमएलए हमारे संपर्क में है। वो किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं? ये राजनीतिक सुस्तता की बात तो नहीं है। एक इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने एक वोट की वजह से उनकी पूरी सरकार गिर गई, लेकिन उन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं की। तो ये केंद्र सरकार को भी इसमें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। तो यही मेरा स्पष्ट कहना है। देखिए, हाँ, केंद्र सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। मैं विक्रम सैनी जी, देखिए अब सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, केंद्र सरकार का एक रवैया है, लेकिन ये तो देखिए जो अभी हिंसा का दौर चल रहा है, या ये तो साफ दिख रहा है कि जो कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे लोकसभा चुनाव में, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई अब हमारा जो लक्ष्य है, और किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है 250 का लक्ष्य है, जो 2021 में चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में विधानसभा के, जो वहां की सरकार चुनी जाएगी, उसके लिए बीजेपी यानी कि पूरी तरह से जुट चुकी है। बीजेपी अपना जनाधार बना रही है। 250 का लक्ष्य रखा गया है। क्या ये तैयारी, जो ये सब चीजें हो रही हैं, ये क्या उसकी तैयारियां तो नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इनके जो उन्होंने कहा जो मिली जुली याद की, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट को तो आरोप लगाने के अगर अधिकार बच गए हों तो उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि उन्हें किस पे आरोप लगाने हैं या स्वयं विवेचना करने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल के शुरुआती दिनों में जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति 13 से 14% हुआ करती थी, वो लेफ्ट के आखिरी दिनों में अगर आप देखें तो 3 से 4% तक पहुंच गई थी। ममता बनर्जी की अगर इस तृणमूल सरकार के समय देखें तो अंतर्राष्ट्रीय निवेश वहां पे मात्र 1% बचा है। और पश्चिम बंगाल में जो अराजकता का माहौल लेफ्ट ने पैदा कर दिया था, जो स्थितियां थी, वो सारा देश इस विषय में और वहां के नागरिक सब समझते थे और उस बात से इतने ज्यादा आहत और पीड़ित थे कि उनके कारण ही तृणमूल के द्वारा किए गए, लेफ्ट के द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण तृणमूल का उदय हुआ और ममता बनर्जी को वहां सत्ता में स्थापित होने का मौका मिला। लेकिन वहां की जनता ने देखा कि जो तृणमूल के जो लोग थे या फिर उनके टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने वही स्थितियां दोबारा जनता के सामने पैदा कर दी और उन्हें वापिस अब विचार करने की आवश्यकता हो गई। और इसी के फलीभूत होकर वहां का आम नागरिक या वहां के जो भी कार्यकर्ता हैं या क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से, एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाने से पश्चिम बंगाल का भी विकास है और यहाँ पश्चिम बंगाल में शांति की स्थापना भी तभी हो सकती है। और इसी का कारण यह है कि पश्चिम बंगाल के चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता हो या तृणमूल के जो वोटर थे, ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पे 18 सीट प्राप्त कर पाई है। और रही आप पार्टी की बात, अगर आप पार्टी दृष्टिकोण की नीति का आरोप लगाती है, ध्रुवीकरण का आरोप लगाती है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमारे से छिटक कर कांग्रेस की तरफ जा चुके हैं, तो अगर ये बात करते हैं तो वो सेकुलरिज्म की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी बात को करे तो फिर वो धर्म की बातों को, जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है, जो राज्यपाल गवर्नर साहब जो मिले, जो गृह मंत्री से मुलाकात की अमित शाह से और प्रधानमंत्री साहब से मुलाकात की मोदी जी से, तो ये राष्ट्रपति शासन लगाने की देखिए जो बात है, ये केंद्र का बार बार जो बीजेपी के नेताओं द्वारा ये बात उठाना, इसका साफ संकेत क्या है? देखिए, इतना समझ में तो सभी को आता है, ऐसे पत्रकार मुझे भी समझ में आता है कि बीजेपी सत्ता पर काबिज तो होना चाहती है वहां पर, कैसे करके जल्द से जल्द वो चाहती है कि ये अब जो स्थितियां हैं 18 सीट जीतने के बाद, देखिए आपका मनोबल तो ऊंचा, आप सत्ता में है, बड़े जनादेश के साथ है और 18 सीट आपने वहां जीत ली, तो ये तो साफ दिख रहा है कि अब राष्ट्रपति शासन लगाने की बार बार बात हो रही है, तो ये तो कि पश्चिम बंगाल में कैसे न कैसे करके बीजेपी अब
पूरी तरह सत्ता पे काबिज हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां निश्चित रूप से एक लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत ही सत्ता में काबिज होगी। वहां की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और इसी परिवर्तन के मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में वहां की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब राज्य के हालात हो गए हैं और जब राज्य की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू नहीं रख सकती है, शांति राज्य में नहीं बना सकती है, तो केंद्र को कहीं ना कहीं तो हस्तक्षेप करना होगा। अच्छा, आप देखिए, हस्तक्षेप की जो बात है वो मैं फिर कह रहा हूं ना आपसे कि शांति बनाने को लेकर, क्योंकि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं होंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल एक सौम्य होंगे, जो किसी बात पे कोई झगड़ा नहीं करते होंगे या वो बिल्कुल शांत होंगे और सब। लेकिन ये जो संकेत हैं ये तो ये दिखाई दे रहे हैं ना कि आप कैसे भी करके, बीजेपी की पहल है कि जो ऐसे राज्य हैं जहां पर वो अपनी सत्ता को काबिज कर सकती है, सरकार को अस्थिर कर सकती है, वो कोशिशें कर दी जाए शुरू। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोकतंत्र की हत्या का प्रयास नहीं करेगी। ये परिपाटी कांग्रेस में रही है और अन्य दलों में रही होगी। भारतीय जनता पार्टी जब इस बात को जानती है और समझती है कि एक लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत ही किसी सरकार का परिवर्तन होना निश्चित है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं आज भी गोवा में क्या हुआ था मुझे सब पता है। ये तो सब चीजें हैं। तो हर अब जो इस वक्त की राजनीति है वो कैसे चल रही है, मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे भी करके राज्यों को, केंद्र की सत्ता में आ गए, अब राज्यों को अपने कब्जे में लिया जाए, जितने राज्य आ सकते हैं। ये एक इसमें मुझे इसमें शक और शुबा नहीं है। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जो मुख्यमंत्री हैं वहां की ममता बनर्जी, क्या वो खुद इस तरह की चीजों को हवा नहीं दे रही हैं? खुद इस तरह की चीजों को बार बार अगर या वो अपील नहीं कर सकती हैं तृणमूल के अपने कार्यकर्ताओं से कि आपको अगर कोई उकसा है, चलिए वो कहते हैं कि बीजेपी उकसा रहा है, तो अगर आपको उकसा रहा है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? आप क्यों उनका जवाब देते हैं? आप जय श्री राम के नारे से क्यों चिढ़ जाती हैं इतना कि आप एकदम उग्र हो जाती हैं, एकदम आपके जो हाव भाव है सब मीडिया में सब लोग देखते हैं? तो क्या खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कहीं ना कहीं बीजेपी को रुक वो नहीं दे रही है, स्पेस नहीं दे रही है वहां पर? सुधांशु जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये वाली जो आपने कही सही बात है, ये आप सबको मत मिक्स कीजिए। हाँ, सब तरह के आप सबको एक साथ मत कीजिए। सब ऐसे सब ऐसा नहीं करते। लेफ्ट जो है, आप ये कह, मेरे भाजपा के बंधु कह रहे हैं कि भाजपा बड़ी नीति के सिद्धांतों से आगे बढ़ती है और लोकतंत्र में विश्वास रखती है। ये भाजपा अचानक कहां से उग गई वहां पर बंगाल में, त्रिपुरा में, कहां से भाजपा अपने उठा के अपने आंकड़े देख लीजिए। ये सारी की सारी कांग्रेस जो टीएमसी, कांग्रेस टीएमसी हुई और रातों रात टीएमसी बीजेपी होगी। और ये जो है ना, ये चाहे ये ममता जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, और इस तरह और भी बहुत से तत्व हैं। ये जो भाषा बोलते हैं ना, ये चाहे वो इमरान खान हो, इवन मैं तो जाता हूँ, ये वो भाषा है जो एक दूसरे को ताकत देती है। सांप्रदायिकता हमेशा, एक सांप्रदायिकता दूसरी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। एक जातीयता जो है ताकत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं आपके पास दोबारा इसी मुद्दे पर आऊंगा। इसी जो पॉइंट आपने सांप्रदायिकता का और जो धर्म की बात बार बार सामने आ रही है। आप चुनाव जीत गए लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी धर्म की बात हो रही है। अब आप धार्मिक नारा जो धर्म से कोई लेना है इसका, जबकि धर्म के नाम पर। मैं आता हूं आपके पास। अभी वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद ही चर्चा जारी रहेगी। फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक हिंसा पनपती जा रही है, जिस तरह से अस्थिरता का माहौल है चुनाव के बाद से, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी नए नए बयान सामने आ रहे हैं। अब उस स्थिति में जो वहां के राज्यपाल हैं केशरीनाथ त्रिपाठी, वो गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं क्या अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्या केंद्र इसमें किस तरह का हस्तक्षेप करेगा। इस तरह की बातें उठती रही हैं कि लगातार की जो हालात पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। लेकिन ये सब हालात, ये जिस तरह के हालात हैं, लोकतंत्र के लिए घातक हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। विक्रम जी, जो बात मैंने आपसे पूछी थी कि क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं, देखिए अगर बीजेपी कार्यकर्ता संयमित हैं तो ठीक है, उनके साथ जो स्थितियां बन रही हैं, लेकिन अब आपका लक्ष्य 250 का है। ये साफ तौर पे जो वहां के प्रभारी रहे लोकसभा में चुनाव में,
जो कैलाश विजयवर्गीय उनको बिल्कुल महत्व भी दिया जा रहा है इस बात का कि भाई उन्होंने काफी मेहनत की और 0 से लेके कहां 18 पे पहुंचा दिया भाजपा को। अब 250 का जो लक्ष्य है, 2021 में चुनाव होने हैं, उससे पहले कैसे भी करके या तो उससे पहले ही सत्ता हटा दी जाए या फिर 2021 में भाजपा चुनाव जो प्रक्रिया तरीके से, आपको क्या लगता है कि ये इस बार अब पश्चिम बंगाल में आप लोग विधानसभा जो चुनाव है उसमें भी वही करिश्मा दिखा पाएंगे या वही चीजें जो अभी आपने जो लोकसभा में करी है वहां पर? नहीं, निश्चित रूप से सुरेश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का वहां पे कैडर हो, भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक संगठन के रूप में काम करते हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से लेके और बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक, तो पूरे के पूरा एक सिस्टम के तहत और पूरे योजनाबद्ध तरीके से अपनी विचारधारा को, अपने आइडियोलॉजी को लोगों के बीच में पहुंचाया। और दूसरी तरफ जो वहां की सरकारों ने जो अपने पिछले कार्यकाल में किया है, वो भी वहां की जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने उसे सहा है और भुगता है। और उसी के कारण लोकतंत्र में आप देखिए, निश्चित रूप से मानिए कि जनता सर्वोपरि है, जनता जिसे मत दे के विजयी बनाएगी वही सत्ता में काबिज होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर 18 सीटें जीती हैं तो वो भी लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत ही जनता के मत के द्वारा ही प्राप्त किया है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी, आप निश्चित रूप से मानिए कि पश्चिम बंगाल की जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है वहां पे सत्ता परिवर्तन करने का। और भारतीय जनता पार्टी ने चाहे केंद्र के चुनाव में अंदर 300 प्लस का लक्ष्य हो, चाहे पश्चिम बंगाल में 250 का लक्ष्य हो, निश्चित रूप से हासिल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से ही वहां की जनता के द्वारा ही चुनी गई सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होगी। अब जो समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लगेगा उतने समय का इंतजार तो सबको होगा। हाँ, उतने समय का इंतजार होगा, लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही है ऐसा लगता है कि इंतजार शायद हो नहीं पा रहा है। जल्द से जल्द बीजेपी का भी देखिए लग रहा है कि हाँ, जल्द से जल्द एक राज्य और उनके हिस्से में आ जाए, पश्चिम बंगाल में कह सकें कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया। आप जो बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले ध्रुवीकरण और धर्म को लेकर, मैं एक चीज, मेरा जो सवाल था कि ममता बनर्जी की जो हाव भाव भंगिमा हो गई है इस दौरान, एकदम जो स्थितियां जिस तरह बयान दे रही हैं एकदम बौखलाई हुई सी हैं, क्या ये भी सब नाटक है उनका? कहीं ना कहीं यानी कि परेशान तो है वो, परेशान तो है वो पिछले 10 साल से शासन में है। असल में उन्होंने जो बंगाल के अंदर जो लेफ्ट का शासन था, उस दौरान जो लेफ्ट ने जो अपनी एक लेजेसी हासिल की पूरा, और जो साथी कह रहे हैं संगठनात्मक ढांचा इसको कहते हैं, और संगठनात्मक ढांचा लेफ्ट का बहुत बड़ा ढांचा है। वहां पर करोड़ों की संख्या वहां पर जनसंगठन के मेंबर है, पार्टी मेंबर है, लेकिन उसका कभी भी लेफ्ट ने जो अपने शासन के दौरान भी और शासन के बाद भी कभी मिसयूज नहीं किया। हम हमेशा, आज भी पिछली जो लास्ट चुनाव से पहले रैली थी, उसमें बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ी रैली थी लेफ्ट की। वोटों में कन्वर्ट कितनी हो पाई वो कोई सवाल है। आज भी लेफ्ट वहां पर बंगाल में, त्रिपुरा में बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है, और ये कोई असंभव नहीं है। एक हाथ चुनाव, ये जो चुनावी जो नारे होते हैं, जो बंटवारे की राय, एक हाथ 2 हाथ चल सकती है, लेकिन ये तय है आफ्टर ऑल वहां पर वापस लेफ्ट इमर्ज करेगा, कि वहां की जनता जो है वो ज्यादा समय इनको झेलेगी नहीं। ये जो ममता भावंग में, इसलिए आप जो सही कह रहे हैं, बौखला ने कुछ कर नहीं पाई। जो बातें परिवर्तन की बात कह करके आई, नया बंगाल बनाने की बात कह करके आई, और आई तो इनके साथ थी सत्ता में, तो कांग्रेस बीजेपी सब मिलकर साथ में लेफ्ट को हटाने के लिए जो होके आए थे, लेकिन हटने के बाद फिर स्वार्थों के टकराव शुरू हो गए और कुछ कर नहीं पाई। बंगाल में लेफ्ट कह सकता है, लेफ्ट ने भूमि का वितरण किया इतना, पूरा का पूरा बंगाल जो ग्रामीण बंगाल है, वो आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य जो है, बंगाल, केरल, त्रिपुरा के अलावा, कश्मीर के अलावा नहीं है जहां पर भूमि का स्तर। आज भी राजस्थान जैसा प्रदेश है जहाँ राजा महाराजाओं के पास में, जागीरदारों के पास में लाखों एकड़ जमीन है, हजारों एकड़ जमीन पड़ी, कुत्ते बिल्लियों के नाम जमीन है। वो भूमि का वितरण न होने के कारण पूरा का पूरा पूंजीवादी विकास भी नहीं हो पा रहा है। बंगाल वो राज्य है, त्रिपुरा वो राज्य है, केरल वो राज्य है, और एक कश्मीर वो राज्य है। जो 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो अतिरिक्त भूमि थी, जो जमींदारों की भूमि थी, राजाओं की जमीन थी, वो जमीन को लेकर के आम जनता, गरीब के अंदर, महिला को, दलित को, आदिवासी को, उनको बांट दिया गया। तो वो एक पूरा का पूरा एक ग्रामीण जो है डेवलपमेंट अर्थव्यवस्था में जो गुणात्मक विकास हुआ वहां, उसका परिणाम बंगाल 35 साल, आज बंगाल को आप साथी कह रहे हैं बंगाल में लेफ्ट ने बर्बाद कर दिया। आप बंगाल के आंकड़े उठा करके देखिए, बंगाल की अर्थव्यवस्था जब लेफ्ट ने छोड़ा, बाल तमाम जो मानवीय जो विकास के मानव सूचकांक है विकास के, उनके अंदर हिंदुस्तान के अंदर टॉप पर था बंगाल। और जो भुखमरी का शिकार बंगाल था, चावल उत्पादन के अंदर 1 नंबर पर था बंगाल, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर 1 नंबर पर था बंगाल। उस बंगाल को आज इन्होंने नरक बना के रख दिया है। मेरा निवेदन ये सुधांशु जी, सत्ता पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता के लिए काम करती है, लेकिन सत्ता इतनी महत्वपूर्ण नहीं, देश पहले है, देश की जनता पहले है। जनता की कीमत पर, लोगों की जिंदगी की कीमत सत्ता हासिल की है, तो वो सत्ता किस काम की है? यानी कि जो ममता बनर्जी अपनी सत्ता खोने के डर से कारण वो बौखलाई हुई है। उनको लग रहा है कि अब बीजेपी ने उनकी सत्ता को जो हिला दिया है, उसके कारण वो लगातार इस तरह की चीजें, उस तरह के बयान भी दे रही हैं। वो जय श्री राम के नारे से बौखला जाती हैं।
बीजेपी के कारण बीजेपी भी समझ गई है कि इनको बौखलाने का बहुत अच्छा तरीका है। मेरा एक कहना है कि जब ये पिछले 10 साल से ये वहां पर ये गेम चल रहा है, पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा, जब पहली बार ममता बनर्जी चुनाव जीत के गए, चुनाव जीतने के बाद में बंगाल लगातार जो है राजनीतिक हिंसाओं का दौर चल रहा है। सीपीआईएम का कोई भी दफ्तर जो है ग्रामीण अंचल में वहां पर साबुत नहीं छोड़ा है। हजारों की संख्या में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ है, हजारों की संख्या में लेफ्ट के कार्यकर्ता बाहर राज्यों में रह रहे हैं, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने एक शब्द भी उसके लिए नहीं बोला। आज वो खुद झेल रहे हैं तो आज उसको दर्द हो रहा है। ये जो राजनीतिक हिंसा की पॉलिटिक्स, राजनीतिक हिंसा ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक। हाँ ठीक है तपिंदर सिंह, जो देखिए आपने जो आप पार्टी से जो जिस तरह से जो तुलना हुई इसकी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब ये स्थिति पश्चिम बंगाल को, मुझे ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी और आपके जो मुख्य नेता है उनमें भी फर्क है। जिस तरह से ममता बनर्जी रिएक्ट करती है वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, केजरीवाल अलग तरीके से भी रिएक्ट करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? ठीक है, प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी अलग अलग नीतियां होती है, लेकिन राजनीति में मर्यादा और स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, अगर आप उस चीज को छोड़ देंगे, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हिंसा का इस्तेमाल करेंगे, तो राजनीति संभव नहीं है। अच्छे लोग राजनीति में इसी वजह से नहीं आ पाते हैं। या हिंसा आप देख रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में इतना हिंसा का रूप ले लिया है, तो अच्छे लोग कैसे आएंगे उसमें? कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखेगा। कोई अच्छे लोग अपना क्यों व्यर्थ अपना समय इसमें करना चाहेगा? वही हाल दिल्ली में हुआ। अच्छे लोग चुन के आए, लेकिन उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया गया, एमएलए के ऊपर बेबुनियाद केस किए गए, जो कि बाद में कोर्ट से खत्म हो गए, लेकिन उन्हें परेशान किया गया ना कि वो मतलब राजनीति में ना आए ऐसे लोग, क्योंकि ये चाहते हैं कि बस जो इन्होंने माहौल बना लिया है राजनीति में, वही लोग इसमें शामिल रहे। कोई नए लोग या अच्छी फील्ड के लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वो इसमें ना आए। तो इस तरह से, इस वजह से इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया। नहीं, लेकिन जो पिछले कई तो ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो डॉक्टर भी हैं, जो इंजीनियर भी हैं, या जो बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े वकील तो जो जाने माने राजनीतिक हैं इस देश में। देखिए, उनको क्या है, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। ज्यादातर तो वकील, जैसे आपने कहा, वकील है ज्यादातर, क्योंकि वो तो खुद डिफेंड कर लेंगे ना खुद को। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो या तो इनकी नीतियों से सहमत हो जाते हैं, डिफेंड करते हैं, वो धंधा भी करते हैं। चलिए ठीक, मेरे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ गए। श्याम जी, गवर्नर साहब गृह मंत्री के पास पहुंच गए, जो पश्चिम बंगाल में जो बशीरहाट में जो हिंसा हुई, और उसके बाद पूरी रिपोर्ट उनको सौंप दी। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने केवल अपनी रिपोर्ट सौंपी है, अभी मैं इस पे आगे और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, वो एक राजनीतिक मजबूरियां रहती हैं। अब राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट जो उठने लगी है, और जो ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, आप पूरी तस्वीर को किस तरह देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद? क्योंकि लोकसभा चुनाव से ही हिंसा चालू है, अभी तक हिंसा थमी नहीं है, और अब कुछ अलग संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए सुधांशु जी, पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात बने हैं और प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र सरकार बनी है, उसके बाद आप जिस तरह की स्थिति यहाँ बनाए हुए हो कि आपके कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है या हत्या हो जाती है, तो आप उसका विरोध तो करिए, स्वतः विरोध करने का अधिकार आपके पास है, लेकिन आप उसके आधार पर ये कहो कि पश्चिमी बंगाल खत्म ही हो गया और सारी स्थिति खत्म हो गई और लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र को केंद्र सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी होती है सीधे तौर पर। अब राज्यपाल वहां रहकर के बजाय दिल्ली में जाकर के आप अमित शाह गृह मंत्री जी से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से आज मिले, अभी तक मिल नहीं पाए। आप वहां जाके की रिपोर्ट सौंप रहे हो, आखिर आप राज्यपाल हो, राज्य में रहकर के स्थिति की समीक्षा कीजिए। आप बुलाइए मुख्यमंत्री को, बात कीजिएगा कि घटना की स्थिति में क्या हुआ, क्या कमी है, केंद्र से किस प्रकार मदद हो सकती है, ये सारी चीजें करनी चाहिए। क्योंकि राजनीति में आपने 2021 में विधानसभा का चुनाव होना है, आप देखिए 250 का लक्ष्य भी तय कर दिया उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में कभी भी इस तरह की स्थितियां किसी भी राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं मानी जानी चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप अगर आज राष्ट्रपति शासन लगाने की रिपोर्ट भी, क्योंकि राज्यपाल आपका है और आप अपने माफी कुछ भी रिपोर्ट मंगा सकते हैं, क्योंकि केंद्र में अब आप जब बीजेपी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर गृह मंत्री बन जाता है तो वो अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ता नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना चाहिए। गृह मंत्री का जिस दिन वो शपथ ले रहे थे उससे पहले उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी निर्णय करोगे तो बीजेपी के लिए करोगे, ये आपके ऊपर
प्रश्न चिन्ह लगेगा, उसमें दो राय नहीं है। कोई ये कहे कि हम निष्पक्ष है, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हो और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका निश्चित रूप से झुकाव भी अपनी पार्टी की तरफ जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको अभी तक दायित्व किसी दूसरे को सौंपना चाहिए। आप आखिर लेके क्यों बैठे हुए हो? आप गृह मंत्री बन गए, अब देश के गृह मंत्री का काम बहुत बड़ा होता है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए अभी भी, क्योंकि आपको अभी भी वो चीजें, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है, परिसीमन कराना, बहुत कुछ कराना, सब कुछ कराना है, लेकिन आप गृह मंत्री के नाते कराइए, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। नहीं तो प्रश्न चिन्ह हर जगह लगेगा, आप क्या करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में 5 लोग मरे, ये निंदा की, 3 लोग उनके भी मरे। तो ऐसी स्थिति में घटना तो दोनों तरफ से घटी है। अब दोनों तरफ से घटने के बाद आप जिस प्रकार की स्थिति करना चाहो कि राष्ट्रपति के माध्यम से आप मंगाएंगे रिपोर्ट, गृह मंत्रालय रिपोर्ट मंगाता है, हमेशा से मंगाएगा, क्योंकि आप जो चाहोगे वो रिपोर्ट में आएगा। राज्यपाल जब आपके पास ही आ गया बोलने के भाई मैं समीक्षा रिपोर्ट दी है, आप वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। राज्यपाल का दायित्व अलग होता है कि आप पार्टी से अलग है। ये बड़ा सवाल है, संवैधानिक पद है तो आप अपने तरीके से संभालिए। इस तरह की स्थिति बन गई श्याम जी, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो दिल्ली आ गए और अपनी रिपोर्ट सौंपने पहुंच गए कि मैं उनसे मुलाकात करी है, उनसे जनरल मैंने बात करी है, वहां की समीक्षा रिपोर्ट सौंपी है। इस तरह की स्थितियां क्या ये साफ साफ संकेत तो दिखा रही है ना कुछ जो बीजेपी चाहती है। देखिए केसरी त्रिपाठी जी का पुराना अपना माहौल है, आप क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त होने होगा, दोबारा से कार्यकाल बढ़े कैसे, तो वो बहुत उत्साहित होकर के ये सब घटनाएं नहीं करनी चाहिए। पहले भी उन्होंने खुले मंच पर जिस प्रकार से भर्त्सना की मुख्यमंत्री की और सारी बातें की, उससे लगता है कि राज्यपाल का संवैधानिक पद है, वो भी दायरे में रहकर के काम नहीं कर रहा। आप अपने दायरे में रहकर के दिल्ली में रहकर के रिपोर्ट भेजिए, आपके पास साधन बहुत है, आप दूत भेजिए, आपको जाने की वहां जरूरत क्या है? क्योंकि आप अमित शाह से निर्देश लेना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री जी से निर्देश लेकर के रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें लोकतंत्र में किसी भी, और प्रधानमंत्री जी को बड़ा मन रखना चाहिए, क्योंकि आप देश में प्रचंड बहुमत लेके जीते हो। अब आपके पास सब कुछ है, उसके बाद एक पश्चिम बंगाल के लिए आपने, क्योंकि आप वहां पर आपने सीटें जीती है, 42 में से आप 18 जीत पाए और 22 जीत पाए। तो ऐसी स्थिति में आपका मनोबल निश्चित रूप से आपके कार्यकर्ता और आपका मनोबल उत्साहित है वहां के कब्जा करने के लिए शासन का। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, आप बहुत बड़े दिल के आदमी रहिएगा। आप कीजिएगा कि जो कुछ हुआ, लोकसभा का चुनाव हो गया, लेकिन अब जब 2021 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, हम वहां उस वक्त देखेंगे। आज हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव लड़िए ना, लोकतांत्रिक माहौल बिगाड़ करके अपना माहौल को पक्ष में बनाने के लिए ये सब जो हरकंडे करेंगे वो किसी कीमत पे सही। श्याम जी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जहां यहाँ ममता बनर्जी जो है, ठीक है, ऐसे भी वीडियो सामने थे जब, अब इसमें जय श्री राम कहने की मुद्दा नहीं है, वो जिस तरह से क्या उनको रिएक्ट करना चाहिए कि क्या, या फिर उनको तृणमूल के अपने जो कार्यकर्ता है उनको भी सहमत रहने का निर्देश दें, ताकि उनका एक अलग संदेश जाए कि जिस तरह से बीजेपी जो बात कह रही है कि भाई जिस तरह से ममता बनर्जी हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, क्या इस पे ममता बनर्जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है? देखिएगा, मैं तो कह रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इसमें राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। राज्यपाल को बहुत सारी अधिकार है, आप अधिकारियों को लेकर बैठक कर सकते हैं, आप एक बहुत सारे संदेश दे सकते हैं कि राज्य के माहौल में आप तनाव मत बढ़ाइएगा। जो स्थितियां पैदा हो गई धार्मिकता के आधार पर कभी भी शासन नहीं हो सकता। आप बीजेपी चाहे या तृणमूल चाहे कि हम एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए माहौल बिगाड़ेंगे, तो किसी भी कीमत पर राज्य और देश के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक परंपरा है और केंद्रीय शासन के माध्यम से राज्यों पर भी कुछ चीजें चलती है, और वो अगर बीच में विवाद होगा और अगर विवाद की घाइयां बढ़ गई तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोर्ट इंटरफेयर होगा, कोर्ट में जाएगा मामला, जैसे दिल्ली में हुआ, बाकी जगह हुआ। तो ये सब चीजें भी किसी भी कीमत पर ठीक नहीं कही जा सकती। इसलिए लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अमित शाह जी, आप पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़िएगा और प्रधानमंत्री जी आप कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से समन्वय कैसे हो और वहां का माहौल सुधरे कैसे, और इस तरह की स्थितियां बढ़े नहीं। ये दायित्व आपका भी है, काला दिवस आपने प्रधानमंत्री और सारी चीजें कर ली, लेकिन माहौल मत बिगाड़िएगा जिससे कि स्थिति खराब हो राज्य की और देश की। ठीक, विक्रम सैनी जी, जो श्याम जी ने कहा, देखिए बहुत ये जो बात जब मैंने आपसे चर्चा करा था, मैंने भी कहा था कि राज्यपाल जो है वहां के, वो सीधे दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में आके रिपोर्ट सौंपने लगे। वो चाहते तो वहीं से सारी बातचीत कर सकते थे, वो वहां से रिपोर्ट सौंप सकते थे, वहां से रिपोर्ट अपनी जो मुद्दे पॉइंट थे उनके वो वहां पहुंचा सकते थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं संदेह जताता है। देखिए जो ऐसा नहीं है, ऐसे ही बीजेपी की इस जो लालसा है इस पर सीधे सीधे दिखाता है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल कैसे भी करके हमारे कब्जे में आ जाए, पश्चिम बंगाल की जो राज्य की सत्ता है वो हमारे पास आ जाए।
देखिए सुधांशु जी, पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने कहा कि भाई जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं वो अपने जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन टीएमसी के प्रत्याशी वहां पर विजय जुलूस निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर विजय जुलूस निकाल रहे हैं तो उन पे हमले किए जा रहे हैं, और प्रशासन की उसमें मिली भगत इस बात से है कि प्रशासन भी उनकी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। तो माननीय गृह मंत्री जी ने वहां की सरकार से कहा कि आप इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और माकूल सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम कीजिए, लेकिन वहां की सरकार देखें कि इतनी अराजक स्थिति राज्य में हो चुकी है और वहां की मुख्यमंत्री पे प्रशासन की पकड़ नहीं रही है, या मुख्यमंत्री स्वयं में चाहती हूं कि ऐसे माहौल में आम मतदाता या आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भयभीत महसूस करे तो उनके लिए लाभदायक हो सकता है। इसी कारण वहां के राज्यपाल से जो केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है तो विस्तृत चर्चा के लिए तो उन्हें दिल्ली में आना होता, क्योंकि एक फाइल भेजना नहीं है या एक फोन पे बात नहीं करना, राज्य के जो हालात हो चुके हैं राज्य में प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए गृह मंत्री भी हैं, वो कैसे बीजेपी के जो निर्णय जब लेंगे तो कैसे उस तराजू में तो लेंगे कि मैं बीजेपी के पक्ष में ज्यादा, मतलब मेरे जो निर्णय है वो बीजेपी के पक्ष में न जाए। नहीं, आप इस मुद्दे पर नहीं, आप देखिए कि वो अभी गृह मंत्री का उन्होंने दायित्व लिया और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक संगठन है, तो केंद्रीय नेतृत्व बैठ के उचित व्यक्ति को और उचित जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दी जाएगी, लेकिन कुछ समय काल के लिए तो उन्हें अभी फिलहाल जब तक नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं होती है उन्हें अध्यक्ष बना रहना होगा। उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंप दो, आप तो छोड़ो, पार्टी देखेगी होता आगे। बिल्कुल सही बात है कि ये इस बात से सवाल उठेगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब गृह मंत्री भी हैं, तो जब वो निर्णय लेंगे किसी प्रकार से, जब वो तो उस निर्णय को तराजू में जब तोला जाएगा तो इस बात पर संशय उठेगा कि आखिर वो बीजेपी के पक्ष में ही तो कुछ ना कुछ, क्योंकि वो उस पार्टी की कमान संभाले हुए हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। दीपेंद्र, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं बता रहा था, जो भाजपा प्रवक्ता है वो विरोधाभास की बात कर रहे हैं। वो पश्चिमी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं वो राज्य का विषय है, वहां पर तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली पुलिस इनके अंडर में आती है, उसके ऊपर ये बात करने को तैयार नहीं है। वहां पे क्राइम बढ़ रहा है, उसके ऊपर कोई मीटिंग करने को तैयार नहीं है। तो मैं इनको वो ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि आप इस तरह की राजनीति ना कीजिए। आप इस चीज को भी ध्यान रखिए कि दिल्ली के जो है वो पुलिस सीधी सीधी आपके अंडर में आती है, और पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो राज्य का मामला है। राज्य सरकार खुद उसको निपटेगी किसी तरह से। आप तुलना करेंगे दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की, पश्चिम बंगाल के लॉ ऑर्डर की, तो पूरा हिंदुस्तान इस समय, आप पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि दिल्ली में क्या हालात है और पश्चिम बंगाल की क्या हालात हो गए हैं, जहां 80 एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या तक हो जाती है और प्रशासन मूक दर्शी बना रहता है। उसमें भी आदमी तो झूठ आजकल दिखाया चैनल पे। डॉक्टर संजय माधव, आपने कहा, देखिए जब आप बात चल रही थी कि लेफ्ट का जिस तरह से पूरा एक उत्थान रहा और आज भी एक बड़ा सक्रिय राजनीति है लेफ्ट की वहां पर, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस की सत्ता, उसके बाद बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली, यानी कि बीजेपी ने अपनी जमीन बनाई वहां पर, बीजेपी ने अपना प्रभाव बनाया, जब तभी 18 सीटें उनकी झोली में आई। अब वो 250 की कर रहे हैं, तो क्या अब लेफ्ट भी उस तैयारी के साथ है कि अब जो 2021 की भी, भाई लेफ्ट का जो स्थिति है, क्या लेफ्ट भी 2021 को टारगेट किए हुए है? नहीं, लेफ्ट तो 2021 नहीं, लेफ्ट का टारगेट तो हर चुनाव में लेफ्ट वहां कोशिश कर रहा है। पिछला चुनाव हम 5-7 बार जीते, 2 बार हार चुके हैं, पंचायतों के हारे हैं, लोकसभा में हारे हैं। उसके कारण हमें पता है, हमारे ये 80 करोड़ हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को मर्डर हुआ पर कभी बीजेपी की सरकार भी थी और कांग्रेस सरकार भी थी, किसी ने कोई उफ तक नहीं की। हजारों दफ्तर सीपीएम के कब्जे कर लिए, जला दिए गए, लेकिन क्या है उसके बारे में कोई चर्चा करनी होती। बेसिकली ये जो मेरा कहना, सरकार किसी की बन जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो सकता है ये खुश हो लें, 55 साल कांग्रेस रही, बड़ी खुश है वो, जो मर्जी किया उन्होंने, जैसे मर्जी देश के लोकतंत्र को रौंदा। आज कांग्रेस की क्या हालत है, यही असर इनका होने वाला है। ये जो लोकतंत्र को जो भी रौंदेगा, ठीक है, जनता ने विश्वास इनकी बातों पर किया, ये सोच रहे हैं हमेशा के लिए आ गए, ऐसा हमेशा के लिए कोई नहीं आता लोकतंत्र में। इन्होंने अच्छी बातें की, अच्छे वादे किए, जनता ने कहा ठीक है भाई, इनको आज वाले इनको भी ये, लेकिन अब जिस तरह का व्यवहार ये लोकतंत्र में कर रहे हैं, इसके 2 ही परिणाम होने वाले हैं। एक तो इनका पतन निश्चित है, वो ठीक है। एक फर्स्ट पार्ट में एवेंजर का जो है इन्फिनिट वार थी, सेकंड पार्ट में इसका पतन होगा। आगे क्या हर फिल्म 2 बार में खत्म होती है, बाहुबली हो चाहे एवेंजर हो, ये 2 बार चलते हैं, मनमोहन सिंह हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो। ये पहले पार्ट में काम है और दूसरे पार्ट में इनका आप तो लंबे समय से चले ना, हमारा नहीं हुई, ये भी लंबे समय, 10 साल चल रही है, आप भी चले थे पहले लंबे समय। तो तीसरी बार फिर से वो दूसरा कुछ मामला दूसरा है। मेरा कहना ये है कि ये जो हालत है, जो साथी श्याम सुंदर जी ने कहा, मैं उस बात को बहुत ही उनकी बात का मैं कहना चाहता हूँ कि वो एकदम
देश का प्रधानमंत्री है, वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, देश का गृह मंत्री है, बंगाल के मुख्यमंत्री है, स्टेट के मुख्यमंत्री है, उन सबका दायित्व बनता है। आप देखें बंगाल में 35 साल आए, हमने भी क्या है, केवल मुख्यमंत्री है, मोदी जी वहां भी जाकर के खूब उन्होंने सबरीमाला को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें की जो नहीं करी थी, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन, लेकिन काशी मानता हूँ, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। लेफ्ट के मुख्यमंत्री ने, चाहे वहां पर पहले बंगाल में राहुल त्रिपुरा, वहां मुख्यमंत्री का एक पद होता है, उसकी पद की एक गरिमा होती है, उसको पालन करना। मुख्यमंत्री का एक पद की गरिमा होती है। जैसे एक श्याम जी ने एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी अपना दिल बड़ा रखें, उनकी भी गरिमा है। श्याम जी, ये जगह क्या जब इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, चुनाव हो गए, भाई देखिए लोकसभा चुनाव में हिंसा हो रही थी, चुनाव हो गए, आप सीटें जीत सामने आ गई कि इतनी सीटें भाजपा ने जीती, इतनी तृणमूल ने जीती, आप मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी वहां की, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या जो केंद्र में बैठे लोग हैं, बुला लीजिए उनको अपने साथ, बिठाइए, भाई क्या हो रहा है, ये इतनी समस्या क्यों है, आपस में बात भी तो की जा सकती है। देखिएगा कि आपने लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का आपस में विरोधाभासी भाषणबाजी, जो बयानबाजी हुई, उसके बाद हालात अच्छे नहीं है। अभी इन्होंने 40% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं, ये बात सही है बीजेपी ने, हाँ। इसलिए उत्साहित है क्योंकि हमारे पास सत्ता आ सकती है, क्योंकि आप मान के चलिए गया कि अमित शाह हमेशा ही दूरगामी सोचते हैं, और अभी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो सोचते हैं, उन्हीं के कहने से 250 सीटों का एनालिसिस हो रहा है, 294 सीट है वहां की टोटल, उसमें से 250 सीट कैसे आएंगी, और फिर लेफ्ट के हाल जो है आपने देखिएगा, लेफ्ट के अच्छे हाल नहीं है, लेफ्ट के लोगों को बीजेपी के लोग हो गए आजकल, लेफ्ट के लोग रहे नहीं, वो बीजेपी के आजकल लोग कहलाने लगे, इन्हीं के लोगों को उन्होंने सेंधमारी की है, और ममता बनर्जी भी सेंधमारी कर रहे हैं, वो तो सेंधमारी करके कोशिश करेंगे कि बीजेपी के लोग कौन हो जाएंगे, लेफ्ट वाले और ममता वाले जो है, ममता वाले कुछ लोग हैं उनके साथ, लेफ्ट वाले कम है, लेफ्ट वाले है ना, मैं कब तो सारे तो बोला ही नहीं, मैं ममता जी वाले भी तो ले लिए उन्होंने, मंत्रियों को ले लिया, तो कांग्रेस वाले ले लिए, तो ये तो क्या है कि बीजेपी अब वो सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं रही। वो तो पहले से कहते हैं, समस्या नहीं रही, नहीं अभी भी कहते हैं ना, हम दीनदयाल जी को मानते हैं और दीनदयाल जी के सारी चीजों सिद्धांतों के आधार पर चलना चाहते हैं, लेकिन अब आप देखिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की ये बीजेपी हो गई है, अब पुराने लोगों की बीजेपी नहीं, बीजेपी लोगों को बाहर कर दिया है, क्योंकि आप दूर रहिए, अब हम पूरे देश में छा गए, इसलिए अब हम पूरे हमारी बीजेपी नहीं है, ये शाह और मोदी की मिली जुली एक पार्टी बन गई है, इसलिए ये दोषारोपण होता है। इसलिए कहा जाता है कि पार्टी में वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ करके विचार विमर्श होकर के जो कुछ सामने आता था, ये तो स्वयं का है वर्चस्व, इस कारण से ये दोनों की भी नहीं चल पाती कई बार, बहुत सारी चीजों में आता है, कुछ ऐसे मसले रहते हैं जहां देश की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो कहते थे ममता जी मेरे लिए कुर्ते भेजती है, बात कर लें बैठ के, और आज अब तो चुनाव हो गया ममता जी, अब स्थिति सुधारिए, आप अपने राज्य के लिए आपको क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, 2021 का चुनाव होगा, हम आड़े हाथ करेंगे और उस वक्त हम फील्ड में आकर प्रयास करेंगे, बस वो ठीक है, लेकिन हालात वो नहीं है, पुराने वाली चीजें ना तो अब रही है ना आने वाले समय में रहेगी, वो किस प्रकार से क्या कुछ कर सकते हैं, अपना सत्ता कैसे हासिल कर सकते हैं, ये आगे आने वाला समय। विक्रम जी आपसे जवाब ले, मैं जल्दी, मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे ये बताइए कि ये जो बात कही, जब वो कहते हैं इंटरव्यू कि मुझे ममता दीदी कुर्ते भेजती हैं आपस में, मतलब यानी कि जो वो उस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि हमारा बातचीत है, हम लोग जिस तरह से भी जो इंटरव्यू में कहा उन्होंने, तो बातचीत कर लेना बिठा के, एक प्रधानमंत्री नहीं होते, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को, चाहे उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, उसको बुला सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं और सुलझा सकते हैं मसले। नहीं, निश्चित रूप से हो सकते हैं, उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन बार बार अपील के बाद में भी अगर देखें कि पश्चिम बंगाल के हालात अगर वहां की सरकार और वहां के प्रशासन अगर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो केंद्र को कोई ना कोई फैसला तो निश्चित रूप से लेना होगा। और कौन सा फैसला लेना होगा? मुझे कहीं ना कहीं राष्ट्र चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले नहीं, अगर राज्यपाल से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, तो राज्यपाल से इसीलिए तो रिपोर्ट मांगी है कि राज्य में अराजकता की स्थिति हो गई और वहां के लोगों को या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या वहां पर आम जनता उससे जो पीड़ित महसूस कर रही है, उसके बाद में केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य का रिपोर्ट व्यवस्था करें, और राज्य से उन्होंने अभी भी अपील की है कि वहां के अधिकारियों के प्रति वो कार्रवाई करें, जिन अधिकारियों ने इस तरह के घटनाक्रम को जो काबू में नहीं रखा। देखिए उस पूरे मसले का क्या होगा, जिस तरह से अभी जब गवर्नर जो मिले हैं, उसके बाद भाजपा जो अमित शाह जो चाणक्य हैं, बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं, वो किस तरह की आगे उनके निर्णय होंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो हिंसा हो रही है, दो राजनीतिक दलों के बीच लगातार
चुनाव के समय से ही और चुनाव के बाद भी ये हिंसा बरकरार है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है और हिंदुस्तान में जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है राजनीतिक दलों के बीच में और जो संविधान है उसकी जो आत्मा, उसकी जो मुख्य भाषा है, उसका जो मुख्य संकेत है, उसको चोट पहुंचाती है। कुल मिला के इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस तरह के मामलों का सुलझाना होना चाहिए, सुलझने चाहिए। खासकर अब मैं कहीं मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।